नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्ज़ाम फेयर्स में। आज हम हिस्ट्री का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। यानी मैं आपको आज मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और हर एक चीज़ डिटेल में देखेंगे, ताकि अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है तो आप इजीली कर पाओ। तो हर चीज़ डिटेल में होगी, मैं आपको पॉइंट वाइज चीज़ें बताने वाला हूँ और हम उन्हें इन डेप्थ भी देखेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। 17 मई 1948 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की। जो ये वास्को डी गामा थे, ये एक पोर्चुगीज़ एक्सप्लोरर थे और ये 1498 में भारत आए थे। इन्होंने यूरोप से लेकर भारत तक जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज की थी। और इन्हीं के बाद जो डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिशर्स आए, फिर उनका मेन पर्पज़ था क्या था इंडिया आने का। उनका मेन पर्पज़ था ट्रेड करने का। बाद में उन्होंने देखा इंडिया में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, तो उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लगभग 200 साल तक भारत पर राज भी किया था। तो जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वो कहीं यहीं से स्टार्ट होती है। तो आपको याद क्या रखना है इसमें कि वास्को डी गामा भारत कब आए? 1498 में। अब मैं आपको दो मेन बैटल बताऊँगा। इन बैटल के बाद ही जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पकड़ भारत में मजबूत हो गई थी। तो पहला जो बैटल था वो था प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। और किसके बीच में होता है? अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। तो इनके बीच में जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, इसमें जो अंग्रेज़ होते हैं वो जीत जाते हैं। फिर इसके बाद अंग्रेज़ एक और युद्ध लड़ते हैं, वो कौन सा है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। और ये होता है अंग्रेज़ों और कंबाइंड फोर्सेज होती है मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। तो इनकी कंबाइंड फोर्सेस ब्रिटिशर्स से लड़ती है और जिसमें भी जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जीत जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। और जो अंग्रेज़ थे वो इन्हीं दोनों युद्धों में जीत जाते हैं और यहीं से उनकी पकड़ भारत में मजबूत हो जाती है। अगर आप हायर लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपसे पूछ भी सकता है कि किन किन के बीच में हुआ ये युद्ध। जैसे प्लासी का युद्ध है, ये रॉबर्ट क्लाइव ऑफ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। कब हुआ? 1757 में। और अगर आप जैसे छोटे लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड फोर्थ, तो उसमें आपसे मेन डेट ही पूछेगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। तो आपको वैसे तो कंप्लीट ही याद करो, ऐसा है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है। कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, उसकी मन मर्जी है। हम ये नहीं बोल सकते कि यही पूछेगा। पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, अगर पढ़ना है तो। अगर तैयारी एक बार कर रहे हो तो बहुत अच्छे से करो। ऐसा है कि मतलब अगर अपना टाइम दे रहे हो किसी चीज़ को, सिलेक्शन लेनी है, तो ऐसे पूरी मेहनत से करो, वरना करो ही मत। तो मैं तो कहूँगा पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो और सारे ही पढ़ना। तो मैंने आपको बता दिया प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला में। फिर बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ये अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ों में हुआ। अंग्रेज और कंबाइंड फोर्सेस थी मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो इनकी कंबाइंड फोर्सेस लड़ी थी अंग्रेज़ों से और इन्हीं दोनों युद्धों में जो अंग्रेज़ थे वो जीत गए थे और यहीं से उनकी पकड़ भारत में मजबूत हो गई थी। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। और अगर आपसे पूछे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो वो थे विलियम बेंटिक। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अगर बोल दे कि सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। अगर बोल दे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर पूरे इंडिया की बात हो रही है, तब विलियम बेंटिक थे। ठीक है, तो विलियम बेंटिक पूरे इंडिया के थे और जो वॉरेन हेस्टिंग है ये सिर्फ बंगाल के थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे पहले वो बंगाल पे राज करते थे और उसके जो सराउंडिंग एरिया था उस पर, तो वहाँ का गवर्नर जनरल बनाया था वॉरेन हेस्टिंग को। बाकी विलियम बेंटिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपने। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तब भी वॉरेन हेस्टिंग ही आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, इंडिया आ गया, तो समझो विलियम बेंटिक उसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं इनके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। इससे क्या हुआ, जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। तो जो बंगाल था उसका सराउंडिंग एरिया था, वहाँ के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को कहने लगे इसके बाद, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। फिर है गीता का अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान की। तो भगवत गीता थी, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? ये किया था विलियम विल्किंस ने। तो इम्पॉर्टेंट है, जो भगवत गीता थी उसका इंग्लिश में अनुवाद
या ट्रांसलेशन बोल लो, वो किसने की थी? वो की थी विलियम विल्किंस चार्ल्स ने। तो ये भी हेस्टिंग के टाइम में थे। नेक्स्ट है, इसी के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? आपका आंसर होगा विलियम जोन्स ने। कब की? 1784 में। तो जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, ये क्या चीज़ थी? ये एक संस्था बनाई गई थी आर्ट कल्चर, जो आपका हिस्ट्री होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो किसने बनाई थी? ये बनाई थी विलियम जोन्स ने। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने पॉइंट ही लिखे हैं सारे, जो आपको याद करने एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं की नहीं पॉइंट से बना देगा एग्जामिनर। नेक्स्ट है, इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिकी ने किया। तो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन था? वो था द बंगाल गजट। ठीक है, द बंगाल गजट इंडिया का पहला न्यूज़पेपर था और इसका प्रकाशन किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने। तो ये नाम याद रखना है आपने। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आपका आंसर होगा द बंगाल गजट, और इसका प्रकाशन किसने किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने। इसी के समय 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो इन्हीं के समय कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आप सोचोगे कि एक बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगी चीज़ें, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे, उन्हें याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे जेम्स अगस्टस हिकी, द बंगाल गजट, ये आप रिवीजन करोगे तभी आपको चीज़ें याद होगी। एक बार आप वीडियो देख लोगे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में चीज़ें बता दूंगा तो आपको ऐसा याद करने में ईजी रहेगा। बाकी ऐसा है कि खुद से भी बुक खोल के एक बार पढ़ लेना, बस रीडिंग ही देनी है आपको, फिर आपको अपने आप चीज़ें याद होने लग जाएगी। तो ऐसा है कि नाम आपको भी और भी डिफ़िकल्ट मिलेंगे, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, अगर क्योंकि नाम ही उसमें ऐसे ऐसे आते हैं। बाकी अपना अपना इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो ऐसा आपको चीज़ें याद अपने आप होगी। ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, एग्ज़ाम टाइम पे आपको चीज़ें याद ही नहीं आएंगी। तो ऐसे इंटरेस्ट लेके पढ़ना, अपने आप ही आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी। और रिवीजन करना ज़रूर, क्योंकि जो जीके है उसमें रिवीजन ही मेन है। अगर आप सोचोगे अभी आपने पढ़ा और 3 महीने बाद अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूँ तो आप भूल जाओगे। तो अगर आपने रिवीजन कर रखा होगा तभी आपको चीज़ें याद होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा दिया। तो जो वॉरेन हेस्टिंग थे, इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा दिया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? ये था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके हाथ में कंट्रोल था पहले सारा। जो भी पॉलिसी एक्ट वो फॉर्मुलेट करते थे, उनका सारा कंट्रोल था उसमें। बाद में क्या हुआ, वो जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश एम्पायर के पास चले गया, यानी जो सुप्रीमेसी थी वो ब्रिटिश एम्पायर के पास आ गई। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे वही करना पड़ेगा जो ब्रिटिश एम्पायर उन्हें कहेगा, यानी ब्रिटेन से जो भी राजा उन्हें कहेंगे या रानी कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो ऐसा है, जो पावर थी वो फिर शिफ्ट हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश एम्पायर के में। तो इसी के विरोध में, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में 1784 में जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल देखेंगे, उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखता था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। तो स्थायी बंदोबस्त, इसे इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, जो भी ज़मींदार होते थे उनकी जो भी आय होती थी, जो भी पैसे मिलते थे अपनी फसल से, उसका 90% कंपनी को देना पड़ता था और जो 10% होता था वो अपने पास रखते थे। तो जो ये योजना थी परमानेंट सेटलमेंट की, किसने बनाई थी? ये बनाई थी जॉन शोर ने। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो सिविल सर्विसेज का जो फादर है वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो इन्हीं के समय जो परमानेंट सेटलमेंट थी यानी स्थायी बंदोबस्त थी वो लागू किया गया था। ये किसकी योजना थी? जॉन शोर की। और जो फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है वो कहा जाता है कॉर्नवालिस को, यानी नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। अब हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल देखते हैं, ये है इंपॉर्टेंट है बहुत, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। या बोले पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी वॉरेन हेस्टिंग थे। मगर जब बोल दे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक।
अब 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो मैंने ये बताया आपको, ये पहले गवर्नर जनरल थे पूरे इंडिया के, लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राममोहन रॉय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो सती प्रथा तो वैसे आपको पता ही होगा कि जैसे कोई आदमी है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को उसी की चिता में जल जाना होता था, जल के मर जाना होता था। तो जो प्रथा थी सती प्रथा, उसको ख़त्म कर दिया था बेंटिक ने, किसके सहयोग से? राजा राममोहन रॉय के सहयोग से। अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड डलहौजी। तो इनका पीरियड भी देख लो, 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहे थे। तो जो डलहौजी थे, डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यापकगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। तो व्यापकगत सिद्धांत क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी क्या थी? जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी होती थी उसमें क्या होता था, कोई राजा हो, अगर उसकी कोई संतान नहीं हुई हो और उसकी मृत्यु हो जाए, यानी बिना संतान के उसकी मृत्यु हो जाए, तो जो भी उसका एम्पायर था, जो उसका राज्य था, वो सारा अंग्रेज़ों को मिल जाता था। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, यानी व्यापकगत सिद्धांत। तो ये जो चलाया था, किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। तो अगर पूछ ले कि वुड्स डिस्पैच किसने लागू किया, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, ये एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए लागू किया गया था वुड्स डिस्पैच। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने वुड्स डिस्पैच को लागू किया था, ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए लागू किया गया था। नेक्स्ट है डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे को बीच रेल चलाई गई। तो जो डलहौजी था, इसे रेलवे का जनक भी माना जाता है। और इंडिया में पहली रेल कब चली? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से ठाणे तक। ठीक है, बम्बई से ठाणे तक चली। तो पहली ट्रेन चली बम्बई से ठाणे 1853 में, और इसी के काल में चली थी डलहौजी की। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो जो पोस्ट ऑफिस एक्ट था वो भी इसी के टाइम पे लागू हुआ था। तो आपको क्या क्या याद रखना है लॉर्ड डलहौजी से? कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी इन्होंने चलाई थी। वुड्स डिस्पैच था, जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए लागू किया गया था, वो भी इनके काल में हुआ था। और जो बम्बई से ठाणे तक पहली ट्रेन चली थी 1853 में, वो भी इन्हीं के टाइम पर चली थी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। अब जो गवर्नर जनरल था उसे हटा दिया गया, यानी उसको जो उपाधि थी वो ख़त्म करके वॉइसराय की उपाधि स्टार्ट कर दी थी। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वॉइसराय थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। अब इसके बाद लॉर्ड कैनिंग जो थे, उन्हें गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी वो ख़त्म कर दी गई थी। अब जो वॉइसराय की उपाधि थी वो स्टार्ट कर दी गई थी, यानी गवर्नर जनरल की जगह वॉइसराय बोलते थे, पूरे इंडिया को वॉइसराय होता था। तो जो पहले वॉइसराय थे भारत के, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई। क्या थी? कि अगर आपसे पूछे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे विलियम बेंटिक। और अगर आपसे पूछ ले पहले वॉइसरॉय कौन थे इंडिया के, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपको, इसमें आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1861 में जो कलकत्ता था, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई इनके समय में। फिर है कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया। तो विधवा पुनर्विवाह क्या हो गया? यानी विडोज रीमैरिज। अगर किसी का पति मर जाता है तो वो फिर से शादी कर सकती है। तो पहले ऐसे करते नहीं थे, उसे मतलब गलत मानते थे। तो इन्हीं के टाइम पे ये एक्ट जो था इसे पारित किया गया। अब जो अगर किसी का पति मर जाता था तो वो दूसरी शादी भी कर सकती थी औरत। तो जो विडोज रीमैरिज एक्ट है वो भी कैनिंग के समय ही पास हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1904 यानी 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया, यानी इंडियन यूनिवर्सिटी जो एक्ट था वो लॉर्ड कर्जन ने ही पास किया था। अब मैं आपको जो ये
गवर्नर जनरल है, वॉइसरॉय है, इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मगर इसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे भारत का स्वतंत्र संघर्ष। उसमें क्या होगा, हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कैसे सप्रेस किया और जो भारतीय थे उन्होंने क्या क्या आंदोलन चलाए ताकि जो ब्रिटिश एम्पायर था उसे ख़त्म कर सके, यानी जो ब्रिटिशर्स का राज था उसे ख़त्म कर सके। तो उसको हम इसके बाद देखेंगे। अभी मैं आपको गवर्नर जनरल तो मैंने बता दिया, वॉइसरॉय बताता हूँ आपको कौन से थे भारत के। तो लॉर्ड कर्जन थे, इनके 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। तो जो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था वो 1904 में पास किया गया। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन। तो इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना आपने कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में। तो इसका रीज़न क्या था, जो अंग्रेज़ थे उनकी नीति ये थी डिवाइड एंड रूल की। तो वो जैसे उन्होंने मुस्लिम और हिंदुओं में फूट डाली ताकि वो राज कर सके, वैसे ही वो बंगाल को, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा था उनसे संभाल नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने बंगाल को अलग कर दिया, विभाजन कर दिया ताकि वो बंगाल को अलग तरीके से संभाले और जो बाकी का इंडिया उसे अलग तरीके से। और इसके विरोध में बहुत सारे आंदोलन भी चले, तो बाद में तो उसे ख़त्म करना पड़ा, यानी जो विभाजन था इसे रोकना पड़ा। यानी पहले तो हो गया था 1905 में और 1911 में वापस जो बंगाल था उसे इंडिया में मिला दिया गया। तो मेन पॉलिसी क्या थी ब्रिटिशर्स की, डिवाइड एंड रूल की थी। तो तभी उन्होंने किया था 1905 में बंगाल का विभाजन। तो डेट याद रखना, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अब है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जो 1907 का कांग्रेस विभाजन था वो किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के। तो ऐसे आपको वॉइसरॉय थे, इनके नाम भी याद करने जो गवर्नर जनरल थे। तो मैंने इंपॉर्टेंट तो लिख दिए। तो चलिए इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय से। तो जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, इसके समय में आगा खां एवं अली सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना 1906 में कहाँ हुई, ढाका में। ढाका क्या है, जो बांग्लादेश है उसकी कैपिटल है ढाका, ठीक है। तो पहले तो बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था। तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, आगा खां और सलीम उल्लाह खान ने 1906 में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना 1906 में हुई है ढाका में, और किसने की थी, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खान ने। फिर है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो इस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो रास बिहारी बोस थे। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, किसमें, गर्म दल और नरम दल में हो जाता है। जो गर्म दल होता है वो हिंसक तरीक़ों से जो ब्रिटिशर्स का राज था उसे ख़त्म करना चाहता है, और जो नरम दल होता है वो क्या करता है, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है अंग्रेज़ों का उसमें रह के उन्हें अपोज करना चाहते हैं। तो इस वजह से उनके बीच में मतभेद हो जाते हैं। और जो 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें, सूरत का अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें इनका विभाजन हो जाता है कांग्रेस का। तो उस समय जो प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के वो कौन होते हैं, रास बिहारी बोस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। तो मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ये थी डिवाइड एंड रूल की। तो उन्होंने देखिए यहाँ पर मुसलमानों को अलग निर्वाचन व्यवस्था प्रदान की ताकि जो हिंदू और मुस्लिमों का मतभेद था वो और बढ़ जाए। तो आपसे क्या पूछेगा कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था वो कब हुआ, यानी मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1909 में, ठीक है। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ, 1909 में। अब हम नेक्स्ट वॉइसरॉय देखते हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में हुआ जो, ठीक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। तो जो 1907 में स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस, वो 1916 में एक हो गए सारे, और जो मुस्लिम लीग थी उसने भी कांग्रेस का सहयोग किया उसमें, यानी कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी उस समय। इसी के काल में 1919 में रॉयलेट एक्ट पारित हुआ। तो जो रॉयलेट एक्ट था वो क्या था, उसमें जो अंग्रेज़ होते थे वो किसी को भी हिरासत में ले सकते थे बिना मुकदमा चलाए। तो यही था रॉयलेट एक्ट। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो भी हुआ था। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में हुआ था। जलियांवाला जो हत्याकांड था उसमें क्या होता है, जो जनरल डायर होते हैं वो गोली चलाने का आदेश दे देते हैं और बहुत सारे भारतीय जो उसमें मर जाते हैं। बाद में उधम सिंह होते हैं एक सरदार, वो बदला भी लेते हैं, लंदन में जाके उन्हें मार देते हैं। तो कुछ स्टोरी ऐसी रही है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम स्वतंत्रता संघर्ष पूरा पढ़ेंगे अच्छे, तो उसमें हम हर चीज़ डिटेल में देखने वाले हैं। अभी मैं आपको वॉइसरॉय गवर्नर जनरल के बारे में बता रहा हूँ।
फिर है खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तो खिलाफत आंदोलन था वो 1919 में जो चलाया गया था। फिर जो असहयोग आंदोलन था यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वो भी 1920 में चलाया गया था, इसी के काल में चलाया गया था। ठीक है। फिर है लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग है 15 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला था उसमें हुआ था चौरी चौरा कांड। इसके बाद जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, यानी वापस ले लिया था। तो जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1920 में स्टार्ट हुआ था और 5 फरवरी 1922 को जो गांधी जी ने उन्होंने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। क्यों ही लिया था वापस? क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। वहाँ पर एक थाना था, उसे आग लगा देती है, जो भीड़ होती है हिंसक हो जाती है और आग लगाती है। उसमें जो थानेदार होता है, कुछ पुलिस वाले होते हैं, वो मर जाते हैं, जल जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन के समय में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, वो 1930 में चली इनके समय में, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इनके समय चला था। फिर है 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। जो गांधी इरविन समझौता था इस पर हस्ताक्षर हुए और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसे वापस ले लिया गया, यानी स्थगित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये लास्ट है गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये कब से कब तक थे? ये मार्च 1947 से जून 1948 तक थे। अब इनके टाइम पे देखते हैं क्या क्या हुआ। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बना दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को जो भारत था वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो अगर आपसे पूछे कि जब हमें स्वतंत्रता मिल गई थी 15 अगस्त 1947, तो उस समय भी जो लॉर्ड माउंटबेटन थे यही गवर्नर जनरल थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे जब स्वतंत्रता के बाद। उसके बाद बनते हैं इंडियन बनते हैं, उनका नाम क्या है? स्वतंत्रता भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो जो राजगोपालाचार्य हैं ये स्वतंत्रता के बाद जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे वो थे राजगोपालाचारी, और अंतिम भी थे। फिर जो गवर्नर जनरल की उपाधि थी उसे खत्म कर दिया गया था। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर होगा राजा राजगोपालाचारी। ठीक है, तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। अब हम मेन टॉपिक करने वाले हैं जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें हम पढ़ने वाले भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। और इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा सारे, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा स्टार्टिंग से लेके। चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद करने वो है लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, निर्णय लिया था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, डेट याद रखना। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की। अब स्वराज्य जो था इसका मतलब क्या होता? स्वराज्य का मतलब होता है सेल्फ रूल। तो स्वराज्य का मतलब होता है सेल्फ रूल। ठीक है, सेल्फ रूल होता है स्वराज्य का मतलब। तो जो दादा भाई नौरोजी थे ये 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने इसी टाइम जो स्वराज्य था उसकी मांग की थी। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस में 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें 2 दलों में बढ़ जाते हैं। एक होता है उग्रवादी, दूसरा होता है उदारवादी। तो उग्रवादी जो होता है वो गर्म दल होता है और उदारवादी नरम दल। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जो सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे रास बिहारी बोस। तो ये नाम याद रखना है आपसे। जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो 2 दलों में बढ़ जाती है, उग्रवादी जो कि थी गर्म दल और उदारवादी नरम दल। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, ठाकुर लिख दिया यहाँ पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर है ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? अमार सोनार बांग्ला। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की नेशनल एंथम क्या है तो वो क्या है? जन गण मन। तो वो भी इन्होंने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो इंडिया की नेशनल एंथम है वो इन्होंने लिखी है, जन गण मन। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग का उदय हुआ। मुस्लिम लीग के बंगाल विभाजन था उसका समर्थन किया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। ये डेट याद रखना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? ये हुई थी ढाका में। ढाका क्या है? वो बांग्लादेश की कैपिटल है। तो ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। और किसने करी थी? आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नवंबर 1913 में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में, गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में, ये अमेरिका में है। और कब हुई थी? 1913 में। और किसने की थी? लाला हरदयाल ने। ठीक है, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में की थी 1913 में। तो ये पॉइंट भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था, में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। तो 1907 में मैंने आपको बताया जो कांग्रेस था उसमें स्प्लिट आ गया था, दो दलों में बट गई थी। बाद में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1916 में, इसमें जो कांग्रेस के दोनों दल थे वो एक हो गए। और जो मुस्लिम लीग थी वो भी कांग्रेस के साथ मिल गई थी, यानी कांग्रेस से सहमत हो गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो सप्रेस कर रहे थे इंडियन को, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको ही सप्रेस कर रहे थे। तो एक कंबाइंड पावर बना थे जो ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तो जो होम रूल लीग थी इसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना है। एक होम रूल लीग एनी बेसेंट ने भी चलाई थी। कहाँ चलाई थी? ये मद्रास में चलाई थी उन्होंने, 1916 में ही चलाई थी, सितंबर में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि होम रूल लीग थी उसकी स्थापना किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और एक एनी बेसेंट ने चलाई है, मगर उनके बाद चला रखी है। अब नेक्स्ट है 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो 1916 में जो गांधी जी थे उन्होंने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए? वो आए थे 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, तो NRI डे है जो हम वो 9 जनवरी को तभी मनाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी थे वो इंडिया आए और 1916 में उन्होंने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये पॉइंट याद रखना आपने। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। तो सबसे पहले जो सत्याग्रह था वो उन्होंने कहाँ यूज़ किया था? गांधी जी ने ये दक्षिण अफ्रीका में यूज़ किया था। बाद में जब वो इंडिया आए तो वैसे तो 1915 में आ गए थे, मगर 2 साल उन्होंने इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम देखा कि क्या क्या चल रहा है। फिर 1917 में उनका ये पहला ही सत्याग्रह था। तो इंडिया में पहला सत्याग्रह कब हुआ उनका? 1917 में। कहाँ? चंपारण, बिहार में। तो चंपारण बिहार क्यों गए थे वो? राजकुमार शुक्ला थे, किसान नेता थे, उन्होंने वहाँ बुलाया था उन्हें। फिर महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की। तो पहली बार जो भूख हड़ताल थी उन्होंने कब की? 1918 में की थी। अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनकी हड़ताल के समर्थन में की थी। फिर है 19 मार्च 1919 को रॉयल एक्ट लागू किया गया। तो रॉयल एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया रॉयल एक्ट में क्या होता था कि जो अंग्रेज होते थे वो किसी भी व्यक्ति को उठा सकते थे और बिना कोई कोर्ट केस चलाए उसे गिरफ्तार कर सकते थे। तो रॉयल एक्ट में ऐसा होता था। फिर 13 अप्रैल 1990 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसमें जो गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? जनरल डायर ने। बाद में मैंने आपको बताया जो उधम सिंह थे, सरदार उधम सिंह, उन्होंने 1940 के करीब वहाँ पर लंदन में जाके जो जनरल डायर थे उन्हें मार दिया था। फिर है खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। तो जो खिलाफत आंदोलन था ये भारतीय मुसलमानों ने चलाया था। क्यों चलाया था? उस समय जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो टर्की था उसने जर्मनी का साथ दिया था और उसमें वो हार गई थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो टर्की का खलीफा था उसको उसके पद से हटा दिया था। तो उसी के विरुद्ध, उससे नाराज़ होकर उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था।
और टेरिटरी भी छीन ली थी टर्की के जो खलीफा थे उनकी। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो भारतीय मुसलमानों ने चलाया था। अब नेक्स्ट है रॉयलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920 में, ठीक है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट की महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। फिर है 5 फरवरी 1922, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 11 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। तो जो 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया था उसे 1922 में फिनिश कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो चौरी चौरा था जगह थी, ये थी यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने थाने में आग लगा दी थी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई। और इसी से जो गांधी जी से वो बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुने गए। तो जो महात्मा गांधी थे वो एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। कब बने? वो बने 1924 में। और जो बेलगांव अधिवेशन था यानी बेलगांव सेशन था उन कांग्रेस का, उसमें बने थे, ठीक है। तो कब बने? 1924 में बने। एक ही बार प्रेसिडेंट बने अभी तक, ठीक है। मतलब जो कांग्रेस थी उसके एक ही बार प्रेसिडेंट बने थे वो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। फिर है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते थे। तो जो साइमन कमीशन था वैसे तो इसे 1927 में बना दिया गया था, मगर ये भारत कब आता है? 1928 में। तो इसे वाइट मैन कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज़ ही थे, तो इसे वाइट मैन कमीशन कहा गया था। फिर 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो जो साइमन कमीशन था उसका विरोध भी किया था इंडियंस ने। तो 1928 में क्या होता है, जो लाहौर होता है, लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन होता है, उसमें जो लाला लाजपत राय होते हैं वो घायल हो जाते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो बाद में जो लाला लाजपत राय होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, और इन्होंने उस समय पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य यानी जो इंडियंस है उनका अपना खुद का रूल हो इंडिया पे। फिर है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किमी दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो 1930 में स्टार्ट की थी गांधी जी ने, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 1930 में। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 जो उनके समर्थक थे उनके साथ साबरमती आश्रम से चलते और लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी पहुंचते और उन्हें वो डिस्टेंस तय करने में 24 दिन लगते हैं और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पहुँच जाते हैं दांडी, और जो नमक कानून बनाया होता है ब्रिटिशर्स ने उसे तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। फिर है 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, तो 1931 में। इसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इरविन होते हैं, लॉर्ड इरविन, वो आश्वासन देते हैं कि भारत जो है भारतीय उन्हें उनका खुद का रूल मिल जाएगा, यानी सेल्फ रूल मिल जाएगा, इंडिपेंडेंस मिल जाएगी ब्रिटिशर्स से। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे स्थगित कर देते हैं गांधी जी 1931 में। नेक्स्ट पॉइंट है 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो हमने देखा होगा जो शहीद दिवस है वो हम कब मनाते हैं? 23 मार्च 1931 को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो सुखदेव थे, भगत सिंह थे और राजगुरु थे उन्हें फांसी दे दी गई थी इस दिन, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नई गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी थी,
फॉरवर्ड ब्लॉक था, उसकी स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। कब की? 1939 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसने की? तो आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। डेट पूछ ले तो 1939 में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। तो मैंने आपको बताया जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गवर्नर माइकल ओडायर ने। तो जो सरदार उधम सिंह थे वो 1940 में लंदन में उन्हें गोली मार के मार देते हैं। फिर है 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो जो पहली बार मांग की थी पाकिस्तान की कि इंडिया से डिवाइड करके एक और कंट्री बनाया जाए, वो कब की थी मुस्लिम लीग ने? वो की थी 1940 में। तो 1940 में पाकिस्तान नामक जो कंट्री वो बनाना चाहते थे या डिवाइड करके, उसकी मांग 1940 में की थी, ठीक है, मुस्लिम लीग ने। अब नेक्स्ट देखते हैं, गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1922 को स्वीकार कर लिया। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी यानी भारत छोड़ो आंदोलन था वो 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई उसकी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 1942 को। इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, क्या दिया था? करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद रखना। फिर है नौसेना विद्रोह। 19 फरवरी 1946 को बॉम्बे में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। तो फिर नौसेना में विद्रोह हुआ, वो कब हुआ? 1946 में हुआ। और ये किसने किया था? INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों ने। कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान कब स्टार्ट हुआ? 1946 में। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे एटली, उन्होंने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलन समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। तो जो कैबिनेट मिशन प्लान था इसमें कौन कौन थे मेंबर्स? इसमें थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर। तो जो पैथिक लॉरेंस थे ये इसके नेतृत्व कर रहे थे यानी लीडर थे। तो 3 बंदे थे इसमें कैबिनेट मिशन प्लान में। कौन थे? वो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर। तो ये नाम याद रखने। और लीडर कौन थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे? पैथिक लॉरेंस। फिर है मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। तो जो डायरेक्ट एक्शन डे था वो क्या था कि वो चाहते थे कि इंडिया से अलग हो जाए और एक मुस्लिम राष्ट्र बने जो कि पाकिस्तान कहलाया बाद में, ठीक है। तो जो डिवाइड की पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, फूट डालो की नीति, वो उन्होंने पहले से ही डाल दी थी। तो बाद में जो मुसलमान थे उन्हें लग रहा था कि वो सप्रेस हो जाएंगे अगर इंडिया में रहेंगे, क्योंकि उनकी तादाद कम थी, तो उन्हें उनका जो हक है वो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। बाद में जब इंडिया आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान को भी अलग कर देते हैं, पाकिस्तान को अलग एक राष्ट्र बना देते हैं। वो कब बनता है? 16 अगस्त 1947 को। तो आज की वीडियो हमारी इतनी थी। मैंने आज आपको आधुनिक भारत का इतिहास बता दिया यानी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। अब तक हमने 3 पार्ट कर लिए हिस्ट्री के। अब हम लास्ट पार्ट करेंगे 4th, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। उसमें मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो मेरी रह गई है। जैसे मैंने आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया। अब जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रह गए वो हम लास्ट पार्ट में करेंगे। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।